चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें हमने पेज नंबर 121 पर फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, उसमें फर्स्ट उसके फीचर देख लिया था हमने, लेस पर कैपिटा इनकम। उसमें क्या था कि जो नेशनल इनकम है ईयरली, ठीक है, वो तो डेवलप हो रही है, बट उसका ग्रोथ का जितना रेट है उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है। मतलब जिस रेट से नेशनल इनकम बढ़ रही है उससे ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एवरी ईयर पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है? लेस। एवरी ईयर पर कैपिटा इनकम क्या होगी? लेस होगी। ठीक है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई इन डेवलपिंग नेशंस, इसीलिए तो हम डेवलपिंग ही रह जाते हैं, डेवलप्ड नहीं होते। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2% और मोर इन दीज नेशंस। एवरी ईयर 2% इंक्रीज होता है। नाउ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर, जैसे कि हमारे इंडिया में है। ठीक है। हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। More than 60% of the population is dependent on agriculture for employment. Contribution of agriculture in national income of these nations is about 26%. पॉपुलेशन का 60% से देखें तो ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बट नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 26%। पॉपुलेशन का मोर देन 60% है, वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, बट नेशनल इनकम में देखें तो एग्रीकल्चर की वजह से एवरी ईयर नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है? 26%। मतलब पॉपुलेशन जितना एग्रीकल्चर से जुड़ा है उससे बहुत कम है जो नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है। क्लियर? नाउ unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. unequal distribution of income मतलब कई लोगों की बहुत ज़्यादा इनकम होगी मंथली, तो कई लोग को डेली के खाने के लिए भी रात को सोचना पड़ता है। ठीक है। इसे बोलते हैं अनइक्वल इनकम। अगर इक्वल इनकम होगी, हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट एटलीस्ट जिसे मिलता है उसे बहुत ज़्यादा मिल जाए और नहीं मिलता उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से ये क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका इफेक्ट होता है। नाउ दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेजेस। 20% rich people of the country share 40% of national income and the poorest 20% people share. This inequality is seen in cities as well as villages. 20% rich people of the country share 40% of national income and the poorest 20% people share 10% of the national income. टोटल 100% में से जो अपर लेवल में 20% आते हैं, कि जिसे हम सबसे ज़्यादा रीच बोल सकते हैं, वो लोग नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 40%। और पुअरेस्ट मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि शाम को खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, ऐसे पुअरेस्ट पीपल नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? 10%। ठीक है। देखो पॉपुलेशन दोनों का 20% ही है। ठीक है। हाईएस्ट 20% इनकम वाले लोग 40% इनकम का कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जो लोवेस्ट 20% मतलब कि जो पुअर रेखा में या पुअर लाइन में आते हैं वो लोग ओनली 10% कंट्रीब्यूशन करते हैं। बाकी का 50% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मिडल के जो 60% लोग हैं वो। ठीक है। नाउ this concentration of income and property is seen in the hand of rich people in developing economy. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए देखिए तो नेशनल इनकम का सबसे ज्यादा पार्ट रिच पीपल के पास ही है, क्योंकि पुअर लोग तो अपने खाने का नहीं कर सकते, वो नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट may be counted as an important feature of developing countries. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor. जितने लोग काम करते हैं, मतलब बूढ़ों को और बच्चों को निकाल दो, यंगस्टर्स की जो जिनकी वजह से घर में इनकम आती है, ठीक है, कि जो इनकम लाने के लायक है घर में, उसमें 3% लोग पूरे कंट्री के काउंट करें तो 3% ऐसे लोग हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है, कुछ काम ही नहीं करते, सिर्फ
फ्रेंड्स के साथ बैठना, बातें करना, दिन ऐसे ही जाने देना। या तो किसी को काम करना है पर मिलता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके मिलता है पर करना नहीं है। अभी पापा कमा रहे हैं ना, उसके पैसों पे मजा करो, ठीक है। और कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें करना है पर मिलता नहीं है, ठीक है। तो 3% ऐसे लोग हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है। इन दीज कंट्रीज different types of unemployment may be seen. For example, seasonal unemployment, disguised unemployment, industrial unemployment, etc. Seasonal unemployment मतलब आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखो तो अभी ये मॉनसून सीजन में बारिश होगी तो क्रॉप होगा, ठीक है। तो लोग अभी क्या रहेंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे। बट यही लोग विंटर, या तो कई लोग विंटर में लेते हैं क्रॉप, पर समर में तो मोस्टली खेत ऐसे पड़े होते हैं जो खाली होते हैं। तो उस वक्त क्या होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग होंगे वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। तो इसने बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड मतलब जॉब से रिलेटेड उनके पास डिग्री वगैरह ना हो तो वो जॉब नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज में भी जब ज्यादा लेबर की जरूरत हो तो वो लोग काम पे रखते हैं, फिर ऐसा लगे कि अब जरूरत नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग। इसी तरीके से देखें तो पूरे ईयर में सिर्फ थोड़ा ही ऐसा टाइम होता है जो वो एम्प्लॉयड होते हैं, बाकी का पूरा सारा उनका क्या निकल जाता है, अनएम्प्लॉयड मतलब बिना काम के ही निकल जाता है। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। People who are not able to satisfy their primary necessities like food, clothing, shelter, education and health are called poor. Poor कौन बोला जाएगा, जो अपनी डेली बेसिक की चीजें हैं वो भी नहीं ला पाते, ठीक है, उसे बोला जाएगा पुअर। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट इतना ऐसा है, मतलब देखेगा तो 33% लोग 33% लोग ऐसे हैं कि जो पुअर में आते हैं। नाउ dual economy. The economy of a developing country is based on dual or mixed system. On one side, backward farming, old machinery, orthodox social culture, less production are seen in villages. On the other side, there are the cities having modern industries, new production process, modern implements and modern sophisticated lifestyle. हमारी कंट्री में ये देखो है ना, दो तरह के लोग। विलेज में जो रहते हैं वो लोग क्या है, कास्टिज्म में बहुत मानते हैं, ठीक है, इसीलिए बेचारों को काम नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा होता है, ये लोग ऐसे होते हैं कि जिसे काम करना है बट लोग कास्टिज्म में मानते हैं तो उन्हें काम नहीं देते और उन्हें बेचारों को काम मिलता नहीं है, ठीक है। फिर ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िचुस्त, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते होंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। फिर पुरानी चीजें ऐसे ही जो ओल्ड मशीनरी, बैकवर्ड फार्मिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्निक्स अपनाना नहीं चाहते। ओल्ड मशीनरी, एग्रीकल्चर में भी वो लोग मशीनरी अगर न्यू यूज करें, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है उसे यूज करें तो उनका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत, पर वो लोग अपनाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो एक साइड ऐसे लोग हैं, तो एक साइड सिटीज में ऐसे लोग हैं कि जो वेल एजुकेटेड है, वेल सोफिस्टिकेटेड है, एकदम सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब कि हाई फाई लाइफ जीना चाहते हैं, जिनकी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में देखें तो नई नई टेक्नोलॉजी एवरी ईयर डेवलप होती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ड्यूरल एम्प्लॉयड, ठीक है। दो तरीके के लोग एक ही कंट्री में बसते हो तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। नाउ insufficient infrastructure facilities. Crucially, vital infrastructure facilities like education, transportation, communication, electricity, health facilities, banking, etc. are less lacking in developing countries, which hinders the development of a nation. ये सारी चीजों का चाहिए उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन आप देखो तो हाँ, अभी आपको सिटी बस वगैरह मिल जाता है, पर वो भी कितनी बड़ी होती है, टाइम से आती है, कभी जो टाइम होता कई बार आ जाती है, पर बहुत टाइम देखे तो इस बार 10 में से 8 बार तो ऐसा ही होगा कि वो टाइम से नहीं आई, ठीक है। तो काम पर लोग टाइम से नहीं पहुंच गए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। एक तो अनएम्प्लॉयड होते हैं, मुश्किल से कोई अच्छी जॉब मिलती है, उसमें भी सैलरी कम होती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, गांव में आप देखो तो अभी भी दूर के बहुत ऐसे सारे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं है, और आती है तो दिन में 3-4 घंटे आती है,
ठीक है। फिर क्या है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क। अभी भी सिटीज में भी देखो तो कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। आपको बात करनी हो तो घर की गैलरी से लटकना पड़ता है, तभी तो मुश्किल से नेटवर्क आता है। घर में बैठ के तो आप बात भी नहीं कर सकते, होता है ना। कई सारी ऐसी जगह पे है अभी भी, ठीक है। नाउ हिंडर मतलब उसे इफेक्ट करना, हिला देना, ठीक है। लाइक एजुकेशन भी अभी गांव के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ऑब्वियसली छोटे छोटे गांव विलेजेस होते हैं, वहाँ पे हमारे जैसी प्राइवेट स्कूल, बड़ी बड़ी स्कूल हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होती है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, आपने कई बार एक विलेजेस के, मैंने तो देखा है, बहुत बार सुना भी है कि स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि गांव छोटे छोटे होते हैं, उसमें एक छोटी सी स्कूल होती है, सिर्फ 2 ही कमरे होते हैं पूरी स्कूल में, ठीक है। और एक एक स्टैंडर्ड में 3-3, 4-4 ही स्टूडेंट होते हैं, तो हर एक क्लास को अलग नहीं बैठाते। 3-4 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को एक क्लास में बैठा कर पढ़ाते हैं। सोचो क्या पढ़ाते होंगे। पूरा दिन टीचर क्लास में बैठा रहता है, बच्चे अपने आप मस्ती करते हैं, टीचर अपने काम में लगा होता है, फोन में, ठीक है। अभी भी ऐसा है, अभी भी चलता है। या तो कई बार ऐसा होता है, आपने फेसबुक वगैरह में वीडियोस देखे होंगे, टीचर्स को पूछो तो उन्हें ही नहीं आता, फ्यूचर का फुटूरे पढ़ते हैं, है ना। तो लेक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, चाहिए पर एजुकेशन मिलता नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इफेक्ट करती है। नाउ विच हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हिंडर्स मतलब उसे इफेक्ट बहुत करता है, उसके रास्ते में आता है, ठीक है। कंट्री का डेवलपमेंट इसकी वजह से अच्छे से नहीं होता। फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट. These countries mainly export agro products and farm products as well as mineral ores. डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब बिजनेस, ठीक है, उन लोगों का बिजनेस करने का जो मेथड है वो डेवलपिंग कंट्री से बहुत अलग है. वो ज्यादातर क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रो प्रोडक्ट्स, फार्म प्रोडक्ट्स. एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये वगैरह सब कुछ इसे बोलते हैं एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है. फिर फार्म प्रोडक्ट्स मतलब फार्म का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से जो सीड्स वगैरह मिलता है वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं. एज वेल एज मिनरल ओर्स. मिनरल ओर्स पता है ना सबको, जमीन में खुदाई करके जो चीजें निकाली जाती है, जैसे कि लोहा, आयरन, जमीन में से खुदाई करके निकलता है, ठीक है. पर जब हम जमीन में से उसे निकालते हैं तब वो प्योर ना, हाँ, तो हम कहाँ पे थे? आयरन. मैंने बोला था कि हमें जमीन में से जब उसका मिलता है, खुदाई करके मिलता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता. ये आयरन हम जो सारी चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं वो प्योर होता है, ठीक है. तो जमीन में से हमें उसे प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है. इम्प्योर मतलब उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, तो उसे बोलते हैं ओर. क्या बोलते हैं उसे? ओर. हाँ, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है पर उसमें बहुत सारा हिस्सा आयरन का होता है, ठीक है. 100% मानो कि हमने 1000 kg जमीन में से निकाला तो 1000 kg में से 800 kg आयरन होगा, बाकी की 200 kg क्या होगी? उसमें इम्प्योरिटीज होगी, तो उसे बोलते हैं ओर. फिर उसे जब प्योर करके निकाला जाता है तब उसे हम आयरन नाम देंगे. क्या नाम देंगे उसे? आयरन नाम देंगे. तो हर एक मेटल जो भी हमें जमीन के अंदर से मिलती है, मोस्टली हमें जमीन के अंदर से ही सब कुछ मिलता है, ठीक है. तो ये सारी मेटल हमेशा इम्प्योर फॉर्म में ही होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसका ओर बोलते हैं. फिर उसे प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है. नाउ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैव लेस डिमांड एंड लो रेट, सो लेस इनकम इज गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स, ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज में ये सारी चीजें वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं बट इसकी डिमांड लेस होती है और प्राइस भी क्या होती है? लो, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलता है? बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है. While imports include इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड मशीनरी. एक्सपोर्ट में क्या होता है? एग्रो एंड फार्म प्रोडक्ट्स होती है, मिनरल ओवर होते हैं, जबकि इंपोर्ट करने में मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ होता है कि जिसका रेट बहुत हाई होता है. तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट से जितना मिलता है उससे ज्यादा इंपोर्ट से चला जाता है, ठीक है. एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इज मोर,
सो एक्सपेंस ऑन इम्पोर्ट्स राइजेस, ठीक है, इम्पोर्ट्स का जो एक्सपेंस होता है वो राइज मतलब बहुत ज्यादा होता है। दस एज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आर एडवर्स देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन डेट, ठीक है, इसलिए एक्सपोर्ट से कम मिलता है, इंपोर्ट से बहुत ज्यादा जाता है, तो ऑब्वियसली एवरी ईयर ये बैलेंस नहीं हो पाता, इसीलिए फॉरेन डेट में हम ज्यादा से ज्यादा होते हैं, ठीक है। हमें पता ही है इंडिया फॉरेन डेट मतलब दूसरी कंट्री से पैसे लेता है, वो भी भरना बहुत सारा बाकी है, ठीक है, उसे बोलते हैं फॉरेन डेट। Thus, we see above mentioned feature in developing countries. As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. बहुत सारी चीजें होती है इसमें, हमने जो 9 फीचर्स देखे डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपिंग रखने के लिए, जो 9 फीचर उसे आगे क्यों नहीं बढ़ने देते, डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों आगे नहीं आने देते, उसके 9 फीचर्स, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो इंडिया में हाई लेवल में होंगे, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत कम इफेक्ट करते होंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिफोर स्टडीइंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी लेट अस नो व्हाट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। अर्निंग और एक्सचेंज मनी, ठीक है, कोई सोशल वर्क करके, जॉब करके, या तो कोई चीजें खरीद के आप पैसे कमाते हो या तो पैसे खर्च करते हो, उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। जॉब करना, बिजनेस करना, ठीक है, या तो घर बैठे कोई काम करना जिसकी वजह से आपको अर्निंग होता है, फिर आप कोई चीज खरीदते हो, परचेस करते हो, तो आप क्या करते हो? उसे रिटर्न करते हो, मनी को जिसके पास से खरीदे हो उसे दोगे, ठीक है। तो ये पैसों की जो लेन देन होती है उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर, एन आर्टिसन, अ बिजनेसमैन, अ टीचर एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो वैसे बोले तो सारे लोगों की एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही बोली जाएंगी, ठीक है। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम और रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इनकम से, मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज ना हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, ठीक है, नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, ठीक है। माँ अपने बेटे को, बच्चे को, बेटा या बेटी जो भी हो, ठीक है, उसे छोटे से बड़ा करती है, उसके बदले में कुछ पैसे मांगती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। काम तो उसमें भी होता है, छोटे से बच्चे को इतने से बड़ा करना वो बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो ये काम तो करती है दिन रात, पर फिर भी उसे पैसे नहीं मिलते और वो मांगती भी नहीं है, तो दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय अ सोशल वर्कर एटसेट्रा कैन बी आइडेंटिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं जिसके बदले में वो कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि एनजीओ वगैरह चलते हैं, एनजीओ क्या होता है? हाँ, लोग उसे पैसे डोनेट करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज एनजीओ क्या करता है? लोगों के लिए काम करता है, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जिसके लिए वो काम करते हैं उन लोगों से कभी वो पैसे नहीं मांगते, फ्री में काम करते हैं, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शन। First, primary sector, secondary sector and service sector. This classification of economic activities are recognized as commercial structure. All the 3 sections and activities included in them may be discussed as follows. सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? अब ये हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे, नॉन इकोनॉमिक नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर सेक्शन, ठीक है। फार्मिंग के रिलेटेड जो होगा, पोल्ट्री मतलब पशुओं को, एनिमल्स को, बर्ड्स को बहुत बड़ा किया, मतलब उन्हें रखा जाता है और उन्हें संभाल, उनकी देखभाल की जाती है, किसके लिए? फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? ये सारा उस प्राइमरी सेक्टर है,
ठीक है। गाय भैंस वगैरह के बड़े बड़े तबेले होंगे, क्यों रखते हैं? दूध के लिए, ठीक है। फिर पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मरघा उछेर केंद्र, गुजराती में बोले तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होते हैं? मरघा उछेर केंद्र। उसके अंडे खाने में यूज किए जाते हैं, उसका मीट खाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के लिए, फूड के लिए जो एनिमल्स को देखभाल की जाती है, ये सब कहाँ पे आता है? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। नाउ सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। फार्म से और फूड से रिलेटेड ना हो, उसके अलावा का जो भी है वो सब कुछ किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। क्लियर? नाउ दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नोलेज्ड एज इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू गिगांटिक मशीन्स, ठीक है। स्मॉल पिन, छोटी सी पिन का प्रोडक्शन करते हो या बड़े बड़े मशीनरी बनाते हो, सारी इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो छोटी छोटी चीजों का प्रोडक्शन करती है, बट प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, भले ही उनका प्रोडक्शन का मटेरियल छोटा हो। जैसे कि ये टाचड़ी हम लगाते हैं ना, हुक, वो होता है बहुत छोटा, पर उसका प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। तो ऐसी छोटी सी प्रोडक्ट से लेकर गिगांटिक मशीन्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाती जो इंडस्ट्रीज होगी, सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। नाउ सर्विस सेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, वो सारा किसमें आएगा? सर्विस सेक्टर में। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे कि हमारा कंट्री मोस्टली पोर्शन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। डेवलपिंग कंट्रीज में नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? प्राइमरी सेक्टर का होता है। क्लियर? नाउ हाउएवर एज देयर इज राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, significance of primary sector decreases in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increases. अब सारी कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस कम होता जा रहा है, और सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या होता जा रहा है? डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। प्रोडक्शन किसी चीज का करना हो तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल में तो नेचुरल रिसोर्सेज ही आएंगे, अदरवाइज रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से? हवा में से तो निकल के नहीं आएगा, हवा में से भी आता है। गैसेस वगैरह की अगर जरूरत होगी प्रोडक्शन में तो हवा में से भी आता है, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज का रॉ मटेरियल तो नेचुरल रिसोर्सेज में ही मिलता है, ठीक है। एंड लेबर, काम करने वाले लोग, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या होता है? इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने सॉइल वाला चैप्टर पूरा देखा था ना, तो लैंड हम क्या बोलते हैं? अर्थ का अपर लेयर को हम लैंड बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, मिनरल प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। जनरली बोले तो लैंड मतलब अर्थ का अपर लेयर, ठीक है। बट इंडस्ट्रियल या तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो लैंड का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसमें प्लेन सरफेसेस भी आ जाएंगे, डेजर्ट, फॉरेस्ट आ जाएंगे, माउंटेन आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, मिनरल्स जहाँ से हमें ओवर्स मिलती है, वो सब कुछ उसी में आ जाएगा। थस लैंड इज नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए नेचुरल टूल, ठीक है, कुदरती तरीके से मिलने वाला टूल प्रोडक्शन के लिए लैंड मतलब, ठीक है। नाउ कैपिटल, man-made instruments helpful in production process such as instruments, tools, houses, etc. are included in capital property, assets and investment, etc.
कैपिटल में क्या आता है, मैनमेड टूल्स इक्विपमेंट्स का हम जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज या तो छोटे छोटे टूल्स, ठीक है, या तो फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन जो किया होता है वो पूरी बिल्डिंग, ये सब कुछ किस में आएगा, कैपिटल में आएगा, ठीक है। नाउ लेबर्स मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन, ठीक है। फिजिकल वर्क मतलब जो मजदूर वगैरह काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, मेंटल वर्क मतलब आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें पूरा दिन लोग कंप्यूटर पे ही काम करते हैं, हाँ फिजिकल वर्क नहीं होता पर मेंटल वर्क तो होता है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ किस में आएगा, लेबर में आएगा। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लिविंग फैक्टर, ये एक ही ऐसा फैक्टर है जिसमें इंसान आते हैं, तो ये लिविंग फैक्टर है, ठीक है। वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस एटसेट्रा इज कॉल्ड लेबर। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु इफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्री का मालिक, ठीक है, जो ये तीनों चीजों को कंबाइन कर अपना प्रोडक्शन बाहर बेचेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब आया समझ में, ठीक है। This process of coordinating the three factors of production in profit making process is called entrepreneurship. Entrepreneurship की definition है ये, ठीक है। The process of coordinating the three factors of production in profit making process is called entrepreneurship. प्रोडक्शन के ऊपर हमने जो लैंड, कैपिटल एंड लेबर, ये तीन फैक्टर को कंबाइन कर कोऑर्डिनेट कर उसमें से प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट बनाना और उसे बाहर बेचना, इस सारी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सारा काम करने वाले लोग को क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। क्लियर, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।